भ्रमर परिवार, लखनऊ। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ शहर के एक घर से। ये घर है भ्रमर परिवार का। और इस परिवार की जो सबसे बड़ी बहू है, उसका नाम है कमलेश। कमलेश रसोई में खाना बना रही होती है और उसकी बेटी पिंकी बाहर खेल रही होती है। तभी पिंकी भागते हुए अंदर आती है और कमलेश से कहती है, मम्मी, चाचा को बाहर कोई मार रहा है। कमलेश एक पल भी नहीं रुकती। वो सीधे बाहर निकल आती है और जो लड़के उसके देवर अरुण को घेरे हुए थे, उन सब की ऐसी धुनाई करती है कि खुद अरुण भी हैरान रह जाता है। लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। तभी वहां अरुण के पिता यानी सुकुमार भ्रमर आ जाते हैं। सुकुमार जी लखनऊ के मशहूर कवि हैं। शहर में उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा रुतबा है। उन्हें देखते ही कमलेश और अरुण दोनों शांत हो जाते हैं और फिर सुकुमार जी दोनों देवर भाभी को अच्छी खासी डांट लगाते हैं। वो कमलेश से कहते हैं, कम से कम पहले देखना तो चाहिए था, गलती किसकी है। लेकिन कमलेश का जवाब बिल्कुल सीधा है, मेरा देवर गलत हो ही नहीं सकता। अब कहानी आती है वर्तमान में। कमलेश इस पूरे घर की रीढ़ है। सबका ख्याल रखती है, सबकी जिम्मेदारी उठाती है और कभी थकने का नाम नहीं लेती। कमलेश की शादी तब हुई जब उसने ग्रेजुएशन तक नहीं की थी, यानी पढ़ाई अधूरी, उम्र कम और सीधे घर की जिम्मेदारी। इसीलिए कमलेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो परिवार को खुश रखे। उसके पति विनय बैंक में काम करते हैं और कमलेश से बहुत प्यार करते हैं। विनय का प्यार करने का तरीका भी अनोखा है। कमलेश दिन भर सबका ख्याल रखती है और विनय रात को कमलेश का ख्याल रखता है। कमलेश के मन में बस एक कसक है, उसकी सिर्फ एक बेटी है, कोई बेटा नहीं। लेकिन ये शिकायत सिर्फ कमलेश को है, विनय को नहीं। और अरुण अरुण को कमलेश ने अपने बेटे की तरह पाला है। परिवार में एक और शख्सियत है, कमलेश की दादी सास। वो बहुत कम बोलती हैं, बरसों से चुप हैं। लेकिन उनकी चुप्पी के पीछे बहुत कुछ छुपा है जो बाद में सामने आएगा। और फिर एक दिन पूरा परिवार साथ निकलता है अरुण के लिए लड़की देखने। कमलेश बहुत खुश है। उसे लगता है बहू उसी जैसी होगी, घरेलू, सीधी सादी। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो लड़की यानी पूजा इंग्लिश में गाना गाती है। सुनते ही पूरे परिवार का दिल खुश हो जाता है। पूजा पढ़ी लिखी है, इंग्लिश ऑनर्स से है। लेकिन कमलेश कमलेश सिर्फ पूजा का पहनावा और उसके तौर तरीके देख रही है। सुकुमार जी के कहने पर कमलेश बस एक सवाल पूछती है, क्या आपके सारे कपड़े ऐसे ही हैं? बस इतने से सवाल से माहौल में खिंचाव आ जाता है। एक तरफ पूरा परिवार, दूसरी तरफ सिर्फ कमलेश और अरुण। अरुण अपनी भाभी के आगे पीछे घूमता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। पूजा उसे बहुत पसंद आई है। भाभी, बस एक बार हाँ कह दो, बस एक बार। और आखिरकार कमलेश मान जाती है। उसी दिन अरुण और पूजा की सगाई भी हो जाती है। लेकिन घर लौटते वक्त कमलेश के मन में एक बात चल रही है, पूजा मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, घर में उसकी वैल्यू मुझसे ज्यादा होगी। यही सोच कमलेश को परेशान करती है। कुछ दिन बाद कमलेश और उसकी सास कहीं जा रही होती हैं। रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता है। कमलेश ऑटो से उतरकर आगे देखती है। वहां एलजीबीटी रैली चल रही है। ये देखते ही कमलेश गुस्से से वापस आती है और तभी उसकी नजर पड़ती है उसी रैली में पूजा पर। कमलेश सीधे पूजा को पकड़कर घर लाती है। किचन में ले जाकर एकदम सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम लेस्बियन हो? पूजा हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं बस उन लोगों का साथ देने गई थी। लेकिन कमलेश की सोच पक्की है, औरत का काम घर है। वो एक अखबार उठाती है और पूजा को समझाने की कोशिश करती है। देखो, अखबार का फ्रंट पेज मर्दों के लिए है, बैक पेज औरतों के लिए, जहां सिर्फ ये बताया जाता है कि खाना कैसे बनाओ। लेकिन पूजा बिल्कुल अलग है। उसका कहना है, जितना जरूरी खाना बनाना है, उतना ही जरूरी ये जानना है कि देश में हो क्या रहा है। दोनों की सोच एकदम उल्टी है। कमलेश जबरदस्ती पूजा को सास के पैर छुआना चाहती है। पूजा मना करती है और कमलेश उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी निकालकर रिश्ता तोड़ देती है। घर में हंगामा मच जाता है। सुकुमार जी पूछते हैं, ऐसा क्यों किया? विनय बताता है, पूजा इंग्लिश ऑनर्स से है और कमलेश की ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। कमलेश इनसिक्योर है। विनय कमलेश को समझाता है कि जाकर माफी मांगे, लेकिन कमलेश साफ इनकार कर देती है।
तभी पिंकी आती है और बताती है, मम्मी, पूजा दी आई हैं आपसे मिलने। छत पर दो औरतें, दो दिल, दोनों छत पर जाती हैं, अकेले। पूजा पूछती है, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? कमलेश रो देती है और पहली बार अपनी दिल की बात कहती है। इस घर में अपनी जगह बनाने में मुझे पूरे 15 साल लगे और तुमने 15 मिनट में सबका दिल जीत लिया। अरुण को मैंने बेटे की तरह पाला है। शादी के बाद वो भी पराया हो जाएगा। लेकिन कमलेश अपनी गलती भी मानती है। कहती है, मुझे बातें जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो मैं सही का साथ देती हूं, चाहे कुछ भी हो। पूजा भी कमलेश को समझाती है, जो लोग रैली में थे वे अपने लिए नहीं लड़ सकते, इसीलिए किसी को तो उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और यहां दोनों में सुलह हो जाती है। रिश्ता एक बार फिर जुड़ जाता है। और वो रात दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अरुण और पूजा एक दूसरे को समझने लगते हैं और आखिरकार शादी का दिन आता है। लेकिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी दोस्त सोना उसके साथ है, उसे दवाइयां दे रही है। अरुण को इतनी खुशी है कि पूजा की हालत दिख ही नहीं रही। शादी होती है, विदाई होती है, भ्रमर परिवार में खुशी छा जाती है। रात को अरुण और पूजा कमरे में आते हैं। पूजा उदास बैठी है, बुखार है उसे। अरुण उसके करीब आने की कोशिश करता है। पूजा धीरे से कहती है, मुझे सुबह से बुखार है, मैं ठीक नहीं हूं, आज नहीं, प्लीज। लेकिन अरुण नहीं सुनता। पूजा रोकती रहती है, लेकिन अरुण इतना एक्साइटेड है अपनी पहली रात के लिए कि उसने पूजा की एक नहीं सुनी। जो हुआ वो बहुत गलत था। बाद में पूजा बहुत रोती है और कहती है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैंने मना किया था। अरुण का जवाब, पहली रात मेरा हक है, तुम्हारे ना की यहां कोई वैल्यू नहीं। पूजा रोते हुए कहती है, जो हुआ वो रेप है। ये सुनते ही अरुण चिल्लाता है, पूजा को चुप होने को कहता है। पूजा इतनी डर जाती है, उसकी आवाज ही नहीं निकलती। अरुण उसे कमरे से बाहर धकेलते हुए कहता है, जाकर सबको बता दे। पूजा बाहर आती है। आंगन में सभी औरतें बैठी हैं, कमलेश भी। कमलेश बोल रही होती है, एक औरत का फर्ज है घर की बात घर में रहे, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। ये सुनकर पूजा चुप हो जाती है और वापस कमरे में चली जाती है। कमरे में आते ही अरुण पूछता है, सबको बता दिया? पूजा मना करती है और अरुण एक बार फिर वही करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। अरुण ये सोचकर कि अब शादी हो गई वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो भूल गया शादी के बाद भी एक लड़की की हां उतनी ही जरूरी होती है। दूसरी तरफ विनय है, अरुण का बड़ा भाई, लेकिन बिल्कुल अलग इंसान। उसका कमलेश के साथ प्यार बिल्कुल अलग तरह का है, जहां इज्जत है, देखभाल है। आधी रात को पूजा उठती है, बाथरूम जाती है, शावर खोलती है और बहुत देर तक रोती रहती है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी मेरे साथ ये सब हो रहा है और मैं किसी को कुछ पता भी नहीं सकती। सुबह पूजा छत पर है, बेसुध, अकेली। कमलेश उसे देखती है और पूछती है, इतनी सुबह यहां क्यों खड़ी हो, क्या हुआ? पूजा रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है। कमलेश घर की बड़ी बहू है, उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं, लेकिन वो पूजा को पहले रसोई करवाती है और फिर उसे उसके मायके छोड़ देती है। पूजा अपनी मां को सब कुछ बताती है। मां, अरुण ने मेरी ना के बाद भी मेरे साथ जबरदस्ती की। लेकिन पूजा की मां का जवाब, अब ना का कोई मतलब नहीं, वही तेरा घर है। और सुन, तेरे भाई की नौकरी सुकुमार जी लगवा रहे हैं, एहसान मानो और वापस जाओ। रास्ते में अरुण का फोन आता है, स्पीकर पर, बैग पैक करो, हनीमून पर चलना है। ये सुनते ही पूजा कांप जाती है। वो बहाना बनाती है, रोकिए, वॉशरूम जाना है। कमलेश स्कूटी रोकती है और पूजा वहां से भाग जाती है। कमलेश हर जगह ढूंढती है, पूजा कहीं नहीं मिलती। कमलेश थक हार कर घर आती है। सबसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वो बस इतना कहती है, पूजा मुझसे खो गई। फिर कमलेश सोना के पास जाती है, पूजा की दोस्त। सोना उसे एक एनजीओ ले जाती है, वहां से पूजा का पता लगवाती है। कमलेश पूछती है, ये जगह क्या है? सोना बताती है, ये वो जगह है जहां औरतों को इंसाफ मिलता है, क्योंकि कुछ मामलों में
पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। दोनों वहां पहुंचती हैं जहां पूजा बिल्कुल अकेली उदास बैठी है। सोना उसके पास जाती है और कहती है, खुद को अकेला मत समझो। एक औरत ही दूसरी औरत की ताकत होती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारी जिठानी कमलेश है। फिर कमलेश भी आती है, प्यार से पूजा का हाथ थामती है। बात क्या है बेटा? ऐसा क्या हुआ जो घर छोड़ना पड़ा? पूजा सब कुछ बता देती है। अरुण ने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ जबरदस्ती की। ये रेप है। ये सुनते ही कमलेश को गुस्सा आता है। उसे लगता है पूजा उसके देवर पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कमलेश पूजा को थप्पड़ मार देती है। शादी के बाद ये सब नॉर्मल है, इतनी सी बात पर इतना बवाल? पूजा रोते हुए कहती है, मुझे दुनिया की सबसे कम अकल वाली जेठानी मिली है, जिसे किसी की हां या ना का मतलब ही नहीं पता। कुछ घंटों बाद पूजा ससुराल लौट आती है। सुकुमार जी उसे पास बिठाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, कुछ बातें घर की होती हैं, घर में ही रहनी चाहिए। लखनऊ में हमारी बड़ी इज्जत है, उसे बनाए रखो। जाओ, हनीमून की तैयारी करो। किसी ने पूजा से नहीं पूछा, आखिर हुआ क्या था। उधर कमलेश परेशान है। वो सोच रही है, अगर पूजा की बात सच निकली तो मैं क्या करूंगी? अरुण तो मेरे लिए सब कुछ है, जिसे बचपन से पाला, उसके बारे में कोई गलत बात कैसे सुनूं? लेकिन पूजा की बात कहीं ना कहीं उसके दिल में चुभी है। अगले दिन अरुण पूजा हनीमून के लिए निकलते हैं। जाते वक्त पूजा बस कमलेश को देखती रहती है, एक उम्मीद भरी नजर से। कमलेश सोना के पास जाती है। सोना उसे एनजीओ ले जाती है। वहां के एक सीनियर से मिलवाती है और वो एक बात कहते हैं जो कमलेश के दिल को हिला देती है। शादी से पहले हो या बाद में, सहमति हर बार जरूरी है। बिना सहमति के जो भी हो वो रेप कहलाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का किस घर से है, फर्क सिर्फ उसकी सोच से पड़ता है। हनीमून स्वीट में पूजा डरते हुए अरुण के पास जाती है और बहुत शांत आवाज में कहती है, जो हुआ उसे भूलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ते में सिर्फ शारीरिक होना नहीं होता, एक दूसरे को जानना जरूरी है, दोस्त बनना जरूरी है। लेकिन अरुण एक बार फिर पूजा की एक नहीं सुनता, एक बार फिर जबरदस्ती। अगले दिन पूजा इतनी डरी हुई है कि जब अरुण कमरे में आता है, वो बहाना बनाकर बाथरूम चली जाती है। अरुण दरवाजा खटखटाता है। पूजा झूठ बोलती है, पीरियड्स आ गए। अरुण उस पर भी यकीन नहीं करता, कहता है, दिखाओ। पूजा वहां रखा ब्लेड उठा लेती है। अगले दिन लखनऊ के एक हॉस्पिटल में पूरा परिवार इकट्ठा है। डॉक्टर कमलेश को बताती है, ये पीरियड्स वाली ब्लीडिंग नहीं है, प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कट है। कमलेश हिल जाती है। कमलेश सबको बाहर भेज देती है। पूजा के पास जाती है, पूछती है, ये सब कैसे हुआ? पूजा कहती है, मैंने खुद किया, क्योंकि मैं अरुण की इस हरकत से थक गई थी। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं गलत हूं तो खुद करके देखो, तब पता चलेगा। कमलेश घर आती है, सीधे बाथरूम जाती है, ब्लेड उठाती है, वही करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। ब्लेड हाथ से गिर जाता है और कमलेश रोती है, बहुत रोती है। मैंने पूजा की बात क्यों नहीं सुनी? उसी की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे सब पता था, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं दिया। अगले दिन कमलेश हॉस्पिटल जाती है, पूजा के पास बैठती है और कहती है, हां, तुम्हें दुनिया की सबसे कम अकल वाली जेठानी मिली, लेकिन अब वही जेठानी तुम्हें इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया गलत क्या है और सही क्या। उसी वक्त अरुण भी हॉस्पिटल पहुंचता है। रिसेप्शन पर पता चलता है कमलेश सुबह ही पूजा को डिस्चार्ज करवाकर ले जा चुकी है। अरुण डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, ब्लीडिंग रुकने के बाद कितने दिनों में हम फिर से इंटीमेट हो सकते हैं? डॉक्टर अरुण की ये बात सुनकर आग बबूला हो जाती है, उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, गार्ड बुलवाकर क्लिनिक से बाहर निकलवा देती है। अरुण को पहली बार एहसास होता है, मेरी वजह से पूजा ने यह किया। वो घबराया हुआ घर की तरफ निकलता है। घर में मुंह दिखाई का फंक्शन चल रहा है, नाच गाना हो रहा है। कमलेश अरुण को आते देखती है, उसके पास जाती है,
उसकी कलाई पर रक्षा का धागा बांधते हुए कहती है, भगवान तुझे कमलेश से बचाएं, क्योंकि अब तेरी भाभी तुझे जेल भिजवाएगी। फंक्शन के बाद परिवार आंगन में जमा होता है। कमलेश डरते हुए सुकुमार के सामने सब कुछ रखती है। अरुण ने पूजा के साथ जबरदस्ती की। फैसला सुबह होता है। सुकुमार अरुण से कहते हैं, पूजा से माफी मांगो। बस इतना ही। कमलेश और पूजा दोनों हैरान। इतनी बड़ी बात और बस एक सॉरी में खत्म। कमलेश सुकुमार के स्टडी रूम में जाती है। चाय रखते हुए पूछती है, आपने सही फैसला क्यों नहीं लिया? सुकुमार गुस्से में कहते हैं, क्या चाहती हो, अपने बेटे को जेल भिजवा दूं? कमलेश, हां। सुकुमार साफ कह देते हैं, मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। कमलेश अकेले बैठकर सोचती है, बड़े बुजुर्ग कहते थे घर में रहो, महफूज रहोगी। लेकिन जब घर में रहने के बाद भी कोई औरत महफूज न हो तो वो क्या करे? अगली सुबह कमलेश सुकुमार के पास जाती है। जो काम आपको करना था वो काम अब मैं करूंगी। सुकुमार कहते हैं, इसके लिए घर से बाहर जाना होगा। और फिर सुकुमार कमलेश, पूजा और पिंकी को घर से बाहर निकाल देते हैं। विनय रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुमार उसे भी रोक देते हैं। वे वापस आएंगी, पैर छूकर माफी मांगेंगी। कुछ घंटे बाद कमलेश वापस आती है। विनय बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। कमलेश रोते हुए उससे लिपट जाती है। मुझसे नहीं होगा ये सब। विनय उसे संभालता है। हिम्मत दिखानी होगी। आज हार गई तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी। कमलेश घर के अंदर जाती है। सुकुमार जी और सास के पैर छूती है। सुकुमार खुश होते हैं, देखो माफी मांग में आ गई। लेकिन कमलेश सीधी नजरों से देखते हुए कहती है, मैं माफी मांगने नहीं आई, बड़ों का आशीर्वाद लेने आई हूं। फिर कमलेश, पूजा और पिंकी बस में बैठती हैं, दूसरे शहर, अपने नाना जी के पास, जो पेशे से वकील हैं। नाना जी सारी बात सुनते हैं। मैरिटल रेप का कोई कानून नहीं भारत में, लेकिन दहेज का कानून है जो औरतों के पक्ष में है। इससे केस करो, इंसाफ जरूर मिलेगा। कमलेश इससे सहमत नहीं। जो हुआ ही नहीं उसके लिए केस कैसे लड़ें? लेकिन पूजा कहती है, मुझे बस अरुण को सजा मिलनी चाहिए, चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े। नाना जी पेपर तैयार करते हैं। पूजा साइन करने वाली होती है। तभी कमलेश पेपर छीनकर भाग जाती है और उसे जला देती है। पूजा की उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है, लेकिन नाना जी हार नहीं मानते। ये केस ऑनलाइन भी दर्ज हो सकता है। और जो कमलेश को नहीं पता था, कमलेश सो नहीं रही थी, वो सब सुन रही थी चुपके से। नाना जी केस ऑनलाइन दर्ज कर देते हैं। अगली सुबह भ्रमण निवास में पुलिस आती है, पूरे परिवार को गिरफ्तार करने। लेकिन इससे पहले कि सुकुमार को ले जाया जाए, उनके वकील कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर पहुंच जाते हैं। पूजा और नाना जी हैरान, पहले से बेल कैसे मिल गई? उन्हें एफआईआर का पता ही नहीं था। शक होता है। कमलेश ने फोन करके सुकुमार को बता दिया था। कमलेश सफाई देती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं लड़ाई सही तरीके से लड़ना चाहती हूं, गलत तरीके से नहीं कि लड़ाई किसी की और सजा किसी और को। नाना जी कमलेश को समझाते हैं, तू सही तरीके से लड़ रही है, लेकिन क्या सुकुमार भी सही तरीके से लड़ेगा? वो रहता शहर में है, लेकिन लड़ाई बिल वाली लड़ता है। और सच में सुकुमार निकल पड़ते हैं बेटों के साथ। कहते हैं, अपनी बहुओं को लेने जा रहा हूं। लेकिन रास्ते में गाड़ी पूजा के घर की तरफ मुड़ती है। विनय पूछता है, वहां क्यों? सुकुमार, जाने से पहले पूजा के पिताजी से मिलना है। सबको बाहर भेज देते हैं, अकेले में बात करते हैं। पूजा को घर आना होगा, सबके पैर छूकर माफी मांगनी होगी। पूजा के पिता, कोशिश करूंगा। सुकुमार, कोशिश से काम नहीं चलेगा। और फिर पूजा के पिता के पानी में नींद की गोलियां मिलाकर पीने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में कमरा भी बुक कर देते हैं। यही है बिल वाली लड़ाई, जाना भी ना पड़े और बहुएं भी घर आ जाएं। थोड़ी देर बाद पूजा का भाई भागता हुआ आता है, पापा बेहोश हो गए। खबर पूजा तक पहुंचती है। पूजा घबराते हुए कमलेश के गले लग जाती है। दोनों लखनऊ के लिए निकलती हैं। हॉस्पिटल में पूजा अपने पिता को देखकर टूट जाती है। पिताजी कहते हैं, वापस घर जाओ। अरुण सबके सामने खुद को मासूम दिखाता है, माफी मांगता है। सुकुमार पूजा के पिता से कहते हैं, बेटे की नौकरी की चिंता मत करो, लग गई समझो। पूजा के ऊपर एहसान का बोझ डाल दिया जाता है।
वो मजबूरी में घर वापस आ जाती है। अगले दिन सुकुमार एक छोटा गेट टुगेदर रखता है। पड़ोसी, पूजा के घर वाले, सब। अरुण मिठाई बांट रहा है। कमलेश के पास आकर कहता है, नाराजगी खत्म करो। लेकिन तभी कमलेश की दादी सास बोल उठती हैं, बरसों बाद। कमलेश, अब चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। जब तक बात समझ में नहीं आएगी, किसी की चुप्पी नहीं टूटेगी। लोग चुप लगा देते हैं और बात खत्म कर देते हैं। अब वही करना है। सबकी चुप्पी खत्म करो, आवाज उठाओ। अगले दिन घाट पर कमलेश की सास ने पाठ रखवाया है, घर की सुख शांति के लिए। लेकिन इस बार कमलेश ने वहां सिर्फ देवियों की मूर्तियां रखी हैं। लोग पूछते हैं, ये क्यों? कमलेश कहती है, आज मैं 2 देवियों की कथा सुनाऊंगी। कमलेश पूजा को सबके सामने बुलाती है। पीछे बैठे सुकुमार और अरुण डरे हुए हैं, लेकिन पूजा नहीं डरती। सबके सामने पूजा कहती है, मेरे पति ने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। हलचल मच जाती है। सुकुमार पूजा को चुप करा देते हैं, सभी को जाने को कहते हैं। लेकिन कमलेश इस बार उठती है। यहां से वही औरतें जाएंगी जिनके साथ कभी जबरदस्ती या गलत नहीं हुआ। सभी औरतें वही रुक जाती हैं, क्योंकि वे सब जानती हैं ये सवाल उन सब के लिए है। अरुण भरी सभा में पूजा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। कमलेश रोक लेती है और अरुण को ही थप्पड़ मारती है। फिर कमलेश कहती है, इसका फैसला कोर्ट में नहीं होगा, तो परिवार और समाज ही करेगा। मैं करती हूं। आज से अरुण के सारे हक खत्म और तू पूजा के पैर छूकर माफी मांगेगा। अरुण पूजा के पैर छूता है, माफी मांगता है। लेकिन पूजा माफ नहीं कर पाती, और उसकी जगह कोई भी होता तो वो भी नहीं कर पाता। कमलेश सुकुमार की तरफ मुड़ती है और बस इतना कहती है, मेरा बोलना खत्म, अब आपका सोचना शुरू। क्योंकि जो इंसान बस परिवार परिवार की बात करता है, उसे ये नहीं पता कि परिवार में चल क्या रहा है। दोस्तों, ये है चिरैया की कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पत्नी के साथ जबरदस्ती, ये कानूनी तौर पर भले ही अपराध ना हो आज भी भारत में, लेकिन इंसानी तौर पर ये उतना ही बड़ा अपराध है। और जो पूजा के साथ हुआ, न जाने कितनी पूजाओं के साथ हर रोज होता है, चुपचाप, बिना किसी की आवाज के। इसीलिए हर घर में कमलेश होनी चाहिए, जो देर से समझे, लेकिन जब समझे तो डरे नहीं। तो दोस्तों, ये था चिरैया का पूरा एक्सप्लेनेशन। मैं हूं प्रतीक और ये था फिल्मी ईल का एक और एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको लगता है कमलेश ने सही किया। अगली बार मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।